नमस्कार मित्रों, आइए इसके पूर्व की मैं आपको नरेंद्र कोहली जी से बातचीत का या 7 वर्ष पहले हुई बातचीत का यह अंश बताऊं। आपको एक संस्मरण सुना देता हूं। 2014 की बात है। मैं दिल्ली गया हुआ था। स्वाभाविक रूप से मैंने आदरणीय कोहली जी को फोन किया और भाई साहब मैं दिल्ली आया हूं। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक व्यक्त करते हुए कहा, आ जाओ भाई, भेंट होनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा, आपको कब सुविधा होगी? उन्होंने कहा 3 बजे के बाद ठीक रहेगा। मैं तब तक थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ। 12 बज रहा था। मैंने देखा समय कम है। 12:45 तक घर से मैं निकल गया। जानता था कि कोहली जी समय के बड़े पाबंद हैं, पक्के हैं। मैं मेट्रो से नज़दीक का स्टेशन पहुंचा और पहले ही मैं आशीष कांधले जी को कह दिया था। मन ही मन साहित्य यात्रा के लिए कोहली जी का एक साक्षात्कार लेने की योजना मैंने बना ली थी। कांधले जी स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर गाड़ी भेज दिया था उन्होंने। मैं सीधे वहाँ से कांधले जी के कार्यालय गया और वहाँ से मैं नरेंद्र कोहली जी के आवास पर पहुँचा। कोहली जी की सहजता देखिए, वो पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। भीतर जाकर मैंने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। मैं बता दूं कि भीतर जब गया तो उनके सोफा का बगल वाला जो बाहु आश्रय होता है, वह बाहु आश्रय काफी चौड़ा था। बाहु आश्रय समझते हैं, आर्म रेस्ट, तो बहुत मुझे हिंदी में कहने में मजा आता है। तो उन दिनों उस बाहु आश्रय के चारों ओर मैंने देखा श्री भागवत गीता और महाभारत रखा हुआ था। मैंने उनसे बातचीत के क्रम में सवाल किया तो जाकर एक नवीन बात राज खुलकर आई। उन्होंने कहा कि मैं भविष्य की योजना तो किसी से बात नहीं करता हूँ, नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको पहली बार मैं बता रहा हूँ कि मेरी योजना है कि मैं गीता पर उपन्यास लिखूं। मैंने कहा गीता में तो संवाद ही है। संवाद है कहाँ? वहां तो गीता का एक तरफ कृष्ण भगवान का उपदेश है। उन्होंने कहा यही तो समस्या है, सोच रहा हूँ कि किस तरह से किया जाए। और सोचने के क्रम में मैंने कहा कि ओ, इसी क्रम में सोफा पर चारों ओर महाभारत और गीता रखा हुआ विभिन्न प्रकार के। तो उन्होंने महाभारत पर उन्होंने कहा कि शाम को जब मैं सब बैठता हूँ, बच्चों को बिठाकर महाभारत पर चर्चा करता हूँ, गीता पर चर्चा करता हूँ, उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो बच्चों में भारतीय संस्कृति का एक उनको परिचय उससे होता है, और दूसरा यह कि मेरे मन में जो उधेड़-बुन चल रहा है, लिखने की जो योजना है, वह उसको पक्का स्वरूप मिलता है। तो विचारों में वो उसको स्वरूप प्रदान कर पाते हैं। और देखिए कि 2 साल बाद 2016 में वाणी प्रकाशन से यह उपन्यास छप गया। इस बीच उपन्यास को लेकर फोन पर मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी कई बार। और जब उपन्यास छपा तो मैं देखता हूं कि एक दिन सीधा शरणम डाक से मेरे पास पहुंच गया। मैं बताऊं कि उन दिनों 2016 में मेरी पत्नी गंभीर रूप से अस्वस्थ रहा करती थी और उन दिनों रूबन में भर्ती थी। मैं सारा दिन उनके पास बैठा रहता था। मन की क्या अवस्था थी कह नहीं सकता। आशा का दीपक आहिस्ता आहिस्ता क्षीण हो रहा था। मन में निराशा के बादल छा रहे थे, अवसाद भर रहा था। ऐसे में मेरे हाथ शरणम लग गया। अस्पताल में बैठकर मैं गीता तो पढ़ नहीं सकता था, अतः शरणम पढ़ा करता था। गीता पढ़ने के बाद जो विशेष भाव मन में जगता है, एक विशेष प्रकार की संतुष्टि जो मिलती है, वही भाव मैं कोहली जी के उपन्यास शरणम पढ़कर प्राप्त किया। यह उस उपन्यास की विशेषता है। आज कोहली जी हमारे बीच नहीं हैं। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार पद्मश्री कोहली जी का जाना हिंदी जगत को एक महाशून्य दे गया। दिनांक 17 अप्रैल 2021 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मेरे लिए यह व्यक्तिगत क्षति थी। मेरा पूरा परिवार शोक में डूब गया। यह उनका स्नेह ही था कि जब भी वो पटना आते थे, मेरे आवास पर आते थे या फोन करके मुझे अपने पास वो बुलवा लेते थे। उनकी सहजता, उनका स्नेह से भरा व्यक्तित्व इस क्षण मेरे मन को अवसाद से भर रहा है। वो इस तरह एकाएक चले जाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की थी हम लोगों ने। कालजयी कथाकार थे डॉक्टर नरेंद्र कोहली।
पौराणिक आख्यानों को उन्होंने आधुनिक संदर्भ में लिखकर विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। कोहली जी आज के वैज्ञानिक युग में मानते थे कि नायक का नायकत्व आदर्शमय प्रेरणादायी व्यक्तित्व होने के साथ साथ विश्वसनीय और अनुकरणीय भी होना चाहिए। इस कारण कोहली जी ने अपने उपन्यासों में राम कृष्ण को एक नवीन विश्वसनीय सामाजिक, राजनीतिक व वैज्ञानिक एवं अत्याधुनिक रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय संस्कृति के अजस्र स्रोत को आधुनिकता के साथ नवीन संदर्भ में ढालकर पाठकों के लिए प्रस्तुत किया। राम कथा पर लिखे गए अद्वितीय उपन्यासों के लिए उन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में भी जाना जाता है। वे हिंदी साहित्य के लिए अक्षय भंडार छोड़कर गए हैं। वे साहित्य यात्रा के परामर्शी भी थे। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, आधुनिक युग में उन्होंने साहित्य के आस्थावान मूल्यों को स्वर दिया। उनका हृदय राममय था। राम जी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। साहित्य यात्रा का एक विशेष अंक भी उन पर केंद्रित था। यहाँ प्रस्तुत है उनका यह अविस्मरणीय बातचीत जो मैंने उनसे 8 साल 7 साल पहले किया था साहित्य यात्रा के लिए। पूर्व से पूरी तरह तैयारी नहीं थी और मेरे पास मोबाइल था। मैंने कहा चलो इसको माध्यम से कुछ रिकॉर्ड भी कर लें। आशीष कांधरे जी ने इसमें साथ दिया। किसी तरह बातचीत का कुछ अंश रिकॉर्ड कर पाए। पूरी बातचीत होते होते बैटरी ही बीच में खत्म हो गई थी, किंतु जो बातचीत है वह आज मेरे लिए अमूल्य है। इस साक्षात्कार के रिकॉर्डिंग में सहयोग के लिए मैं आधुनिक साहित्य के संपादक डॉक्टर आशीष कांधरे जी को धन्यवाद देता हूँ। आप देखें और सुने, मैं समझता हूँ आपको आनंद आएगा। देखिए। सर, तो पहले बहुत बहुत आभार, आपने अवसर दिया मुझे, और मेरे ये पत्रिका के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम लोग आपकी इस रूप में उपस्थिति उसमें दर्ज होगी। आप अब भारतीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सफल रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं, और निश्चित ही आपके पाठकों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आपको लेकर के हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें, जब आप बड़ा आदमी बन जाता है तो उस समय की चीज़ें लोगों को पता होती हैं, लेकिन आरंभिक दिनों की चीज़ें नहीं जानकारी होती है लोगों को। तो मैं जानना चाहूँगा अपने पाठकों की ओर से, पहला प्रश्न मैं ये करना चाहूँगा आपसे कि साहित्य की ओर रुझान आपका कैसे हुआ सबसे पहले? जैसे ये एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः जो लोग साक्षात्कार के लिए आते हैं वो पूछते हैं, और उन सबके लिए मेरे पास एक उत्तर होता है कि किसी व्यक्ति के कहने पर या किसी घटना के जीवन में घटित होने पर या किसी पुस्तक को पढ़कर, किसी लेखक को पढ़कर कोई मोड़ मेरे जीवन में आया हो और मैंने लिखना शुरू किया हो, ऐसा नहीं। मुझे जहाँ से याद है, यानी बहुत छोटेपन से जो मुझे याद है, वो भी यही था कि मेरी लिखने की बड़ी इच्छा थी। कुछ सार्थक लिखा गया कि नहीं लिखा गया पता नहीं है, लेकिन ये है कि 4वीं 5वीं कक्षा से तो मुझे नियमित याद है कि ये होता था कि उर्दू में, मेरी स्कूलिंग उर्दू की है, तो ये होता था अफसाना निगार बनना है। तो वो उस समय से लिखने की एक इच्छा, जो अब अंदर से भीतर से प्रबल इच्छा वो थी। तो आपको पता ही, मैं जमशेदपुर में था, तो जमशेदपुर में तो इंजीनियर्स का शहर है, तो वहाँ ये कहना कि भाई मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, योग्य होते हुए भी, इतने अंक लाते हुए भी, ये एक बड़ी विचित्र चीज़ थी। तो लोगों का उन दिनों के लिए बड़ा आश्चर्य होता था उनको। जो मानता था, जो नहीं मानता था खुलता था बिल्कुल के अंक नहीं आए होंगे, इसलिए पढ़ाई इंटरमीडिएट आर्ट्स ले लिया, तो मैट्रिक के बाद की बात है। लेकिन जो लिखने की जो इच्छा, आप को मुझे मालूम है कि आजकल वो पत्रिकाएं हैं कि नहीं। एक तो पटना से किशोर निकलती थी जी, बहुत मैं स्कूल के दिनों में उसमें मेरी रचना चली। जब पूरे बिहार के स्कूल के बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, तो उसमें हम पटना भी गया था, उसमें छपरा गए थे हम लोग, और एक बार शायद पुरुलिया वगैरह में गए।
और उस पत्रिका के संपादक श्याम बदन पाठक शायद थे, ठीक नाम अगर मुझे याद है तो उनको मैंने रचनाएं अपनी कुछ भेजी, उन्होंने छापी। धनबाद से एक पत्रिका आवाज़ निकलती थी, उसमें अच्छा ये मैं स्कूल के दिनों की बात होती जी। और वैसे मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहली रचना अगर उन स्कूली दिनों की बात करूं तो 8वीं में हमारे स्कूल की जो पत्रिका थी मुद्रित पत्रिका, तो उसके पहले तो हस्तलिखित तो थी, मुद्रित जो पत्रिका थी उसमें मेरी पहली कहानी उर्दू में हिंदुस्तान जनक निशान ये छपी थी। सर इसी से जुड़ा हुआ आपने जो कहा, ये क्या मैंने देखा है प्रेमचंद ने भी आरंभिक शिक्षा दीक्षा उर्दू में ली, तो उर्दू में आरंभिक शिक्षा दीक्षा वो लेकर के हिंदी में आए हैं। मैंने देखा है कि तुलनात्मक ढंग से उन्होंने बहुत अच्छा किया है हिंदी में। ये कुछ खासियत तो है क्या उस जुबान की है? नहीं, जो मतलब प्रेमचंद की तो बात बड़ी सीधी है कि उन्होंने उर्दू में लिखा, जो मैंने पढ़ा उर्दू में लिखा, और उर्दू में जो कुछ लिखा वो छपना है लाहौर से, और लाहौर से अगर छपना है वहाँ से छपने में देर हो रही है, उससे पहले छप जाता है काशी में हिंदी में जी। तो ये हुआ कि भाई अब लाहौर की प्रतीक्षा करें या काशी में छपवाएं। और दूसरी बात हुई कि उन्होंने देखा कि उर्दू में तो पाठक नहीं है, ये मैं उनके विषय में मैंने पढ़ा, तो उनको लगा कि हिंदी, फिर वो क्रमशः हिंदी में आए और फिर हिंदी में ही आए। मेरे साथ जो था, मेरे साथ तो बात ये थी कि स्कूलिंग मेरी उर्दू में हुई, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता रहा कि सारे उर्दू साहित्य में जो हमने पढ़ा, आज अगर कोई परिवर्तन आया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसकी सारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विदेशी है, भारतीय नहीं है। उसमें पहाड़ों के नाम भी आएंगे तो कोहतूर आएगा, नदी भी आएगी तो दजला और फरात आएगी, कहीं कहीं जाकर के ये आपको, जबकि हमको ये लगता था कि मैं अगर उर्दू में अपने पिता को पत्र लिखता हूँ तो मुझको उनको वालिद साहब लिखना बड़ा विचित्र लगता था। तो मुझे कभी ये लगा नहीं कि ये मेरे साथ तादाद में उसका हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। और जब हम कॉलेज में आकर के मैंने हिंदी, असल में तो ढंग से कॉलेज में ही हिंदी पढ़ी, आती थी नहीं, बड़ी कठिनाई से ये लिखा नहीं जाता था, उर्दू स्क्रिप्ट में लिखता था, तो लेकिन जैसे होता है सहज प्रवाह मिल गया मुझे वो काम। मेरे मन में ये था कि घर में हम पंजाबी बोले, पढ़ाई हम उर्दू में करें, नौकरी हम अंग्रेजी में करें, पूजा हम संस्कृत में करें, अरे कोई एक भाषा होनी चाहिए जिसमें कि हम सब कुछ कर सकें। तो संस्कृत तो अब राम जी की इच्छा कि मैं पढ़ नहीं पाया, ऐसा संयोग ही नहीं हुआ, पर मुझे लगा कि हिंदी में पढ़ सकता हूँ, तो जिसमें कि मैं ज़्यादा चीज़ें बटोर सकता हूँ, पूजा भी कर सकता हूँ, घर में भी बोल सकता हूँ, बाहर भी नौकरी भी कर सकता हूँ, लिख भी उसमें सकता हूँ। तो एक समग्र रूप से अपने जीवन के लिए जो उपयुक्त भाषा मुझे लगी वो हिंदी थी, तो वही मैंने किया। संस्कृत में कर सका होता तो शायद मैं संस्कृत में चला जाता, लेकिन वो उसका अवसर नहीं दिया है। हिंदी को ये बहुत बड़ी ख्याति मिली आपके रूप में। अभी जमशेदपुर की बातचीत हुई आपकी, ये ज्ञात है कि शिक्षा दीक्षा आपकी जमशेदपुर में हुई, उन दिनों की कुछ यादें समेकित बिहार की नहीं था जमशेदपुर, उसमें उन दिनों बचपन की कुछ यादें। हाँ, तो हमारी जब मैं स्कूल में था, ये भी एक विचित्र चीज़ है कि स्कूल में था तो पटना में हमारे पटना यूनिवर्सिटी की पहले जी वही स्कूल बोर्ड का भी काम करती थी, पटना विश्वविद्यालय के माध्यम से। फिर उसके बाद हम लोग जब मैं आया 11वीं की मैट्रिक होती थी, तो तब तक वो बिहार उच्च शिक्षा मंडल या कुछ ऐसी समिति बन चुकी थी, विश्वविद्यालय से हम अलग हो गए थे। और जिस समय मैं कॉलेज में आया तो पटना यूनिवर्सिटी बिहार विश्वविद्यालय और उसमें पटना में बट गई, तो हम लोग बिहार के हिस्से आए। और जिस समय मैं बीए में आया उस समय तक वो बिहार विश्वविद्यालय भी बट गया और अमराठी विश्वविद्यालय के। तो मैं तो मेरे सारे जो डिग्रियां और सर्टिफिकेट हैं अलग अलग संस्थाओं के। अच्छा, एक चीज सर, आपने लिखना शुरू किया व्यंग्य से और कहानियों से ही लिखा,
व्यंग जो आपकी शुरुआती दौर के व्यंग हैं उसमें सामाजिक कुरीतियों पर प्रभाव है, ये है, लेकिन व्यंग का इस्तेमाल आज के दिन में बहुत कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी होने लगा है। किसी से मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो उस पर व्यंग का आक्षेप, व्यंग किसी ने लिख दिया, आजकल से लिखे जा रहे हैं, कहीं आपकी काम नहीं बना तो आपने लिख दिया, वो साहित्य के लिए कितना उचित है? वैसा व्यंग जो है वो क्या साहित्य में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्तिगत आपके अनुभव हैं वो आपके लेखनी में तो उतरेंगे, ऐसा नहीं है कि वो ना आए, लेकिन किसी को गाली देनी व्यक्तिगत रूप से हो और आप उस पर रचना लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जीवन में इस तरह के, जिसको कैरिकेचर कहते हैं, ना बनाया हो जी। व्यक्ति वैसा, मेरी जो कहानी थी ज्ञान की विपाशा, मेरे अपने अध्यापक की थी, अब वो खुद पढ़ के नहीं आते थे, क्लास में आकर के कहते थे हमको पढ़ना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, तो करनी और कथनी का जो अंतर था, तो मैंने वो लिखा था, वो उनको भी मालूम था, उन्होंने पढ़ ली, क्लास में चर्चा भी की। तो ऐसा है कि कभी कभी वो भी होता है, लेकिन सामान्यतः जो लेखक का, या जो तुलसी ने जैसे स्वांत सुखाए कहा, वो स्व क्या है, वो स्व, लेखक का स्व जो है वो समाज के स्व से अलग नहीं होता, कि जो मेरी पीड़ा है वो मेरे समाज की पीड़ा है, देश की पीड़ा है। तो आजकल तो व्यंग्य मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा तो राजनीति पर किया जा रहा है, क्योंकि वो इतना सरल काम हो गया है कि राजनीति में आपको इधर नए चुनाव के बाद कुछ पलटा है और कुछ संभला है, नहीं तो एक से एक बढ़ करके अब आपके मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, मांझी रोज ही कुछ नया कुछ बोलते हैं, तो व्यंग्यकार के लिए बहुत सरल है। कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में तो स्थिति ये हो गई कि जो कुछ घटित हुआ उसको आप अभिधा में लिख दें जी, तो वो व्यंग्य हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने ये। अच्छा, ये अपने प्राध्यापकीय जीवन के बारे में कुछ कहें, और वहाँ से आप स्वतंत्र लेखन के पूर्व आप वहाँ थे, फिर आपने स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ले ली, तो क्या कारण था और उन दिनों के अनुभव के बारे में आप क्या कहना चाहते? देखिए, मैं अध्यापन से बिल्कुल रुष्ट नहीं था जी, मतलब मुझे अपने विद्यार्थियों से, मुझे ऐसा लगता है, मैं आज भी कहता हूँ कि विद्यार्थी, लोग कहते हैं कि अगली पीढ़ी के जो विद्यार्थी हैं वो अनुशासित नहीं हैं या अध्यापक का सम्मान नहीं करते, तो मुझे, मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो तो ये है कि हमारे तो विद्यार्थी हमसे प्यार करते हैं। अनुशासन वगैरह तो बड़ी छोटी चीज जी, वो उसके बहुत आगे की चीज, और इसलिए अध्यापन, जब सामने बच्चे जो बैठे हैं वो देख रहे हैं, उनकी आंखों में आपको दिखाई देता है कि उनके लिए तो आप भगवान हैं, जो आप कह दें वो उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात, शास्त्र हो गया जी। तो इस रूप में अध्यापन में मुझे कोई ये नहीं था, मैं अपनी इच्छा से गया था। मजे की बात ये है कि हिंदी के अध्यापक के रूप में जो मेरे मैट्रिक में विज्ञान में 76% अंक थे, जो मुझको कहीं भी डॉक्टर, इंजीनियर या ये सब बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं स्वेच्छा से, क्योंकि मुझे लेखक बनना था, इसलिए था कि उसके निकटतम नौकरी जो लेखन के लिए सुविधाजनक हो वो अध्यापन है, ताकि आप उसी में साहित्यिक के संसार में ही रहें। तो मैं अपनी इच्छा से गया था, पढ़ाया भी मैंने अपनी इच्छा से, और जब तक पढ़ाया, मैं वही कहता हूँ कि मेरा जीवन तो आनंद का जीवन था, कि जब विद्यार्थी सामने बैठा, पढ़ाना आनंद है, सुख है उसका, और लिखने का अपना आनंद है, जिस समय सृजन का आनंद है, और जिस समय पाठक पढ़ के आपकी प्रशंसा करता है तो प्रशंसा का अपना आनंद। तो हमको कोई उसमें ये नहीं थी, लेकिन एक समय धीरे धीरे ये आ गया कि जब लेखन का काम इतना अधिक हो गया कि उसके लिए मुझे समय अधिक चाहिए था। होता क्या था कि भाई आप 15 दिन की छुट्टियां हुई अक्टूबर में, 15 दिन की दिसंबर में, फिर गर्मी छुट्टियां, तो आप जब तक के लिखने के प्रवाह में आएंगे तब तक कॉलेज खुल जाएगा। और दिल्ली में कम से कम, बाकी जगह भी होता होगा कि आने जाने में बहुत समय लगता है कॉलेज में, आपके घर से दूर है, 18 किलोमीटर मेरा कॉलेज था, तो ऊर्जा आपकी सारी समाप्त हो जाती है। आप कॉलेज जाके लौट आए तो आप लिखने का अवसर नहीं मिल सकते। तो एक तो ये था कि कॉलेज धकेल रहा था,
दूसरी चीज ये थी कि लिख रहा हूँ मैं महाभारत, पढ़ाना मुझे प्रसाद, तो दिमाग दो जगह बटेगा। तो उसके कारण भी एक कष्ट होता था कि अब कैसे फोकस बदला जाए अपना, बिल्कुल स्विच ऑन ऑफ किया। वही चीज जो मैं लिख रहा हूँ वही चीज तो मैं पढ़ा नहीं सकता था, जैसे कुछ विश्वविद्यालयों में वैसा। तो कहते हूँ कॉलेज थोड़ा सा मुझे धकेल रहा था और लिखना मुझे खींच रहा था। क्रमशः मेरे घर की, परिवार की स्थिति ये हो गई कि मेरी नौकरी की इनको आवश्यकता नहीं रही। आर्थिक दृष्टि से जो चीजें बननी थी, मकान बन गया था, बच्चे पढ़ चुके थे, पत्नी मेरी नौकरी में थी, पढ़ाती थी कॉलेज में। तो उस हिसाब से ये था कि भाई अब पेंशन आ गई, पहले पेंशन नहीं होती थी, पेंशन आ गई। तो ये हुआ कि आपको आर्थिक दिक्कत तो नहीं होगी। रॉयल्टी मुझे मिल रही थी, जो कई लोगों की शिकायत ये है कि उनको रॉयल्टी तो मिलती नहीं। आज तो ये बातें हैं कि रॉयल्टी एक तरह से हिंदी के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी जो मैंने कही थी आपको कुछ देर बाद शुरू होने के पहले अंग्रेजी साहित्य की बात, तो हिंदी में मुझे लगता है कि आप भारतवर्ष में हिंदी लेखन में सबसे अधिक रॉयल्टी पाने वाले व्यक्ति हैं। तो ये एक वर्ष ये सर्वे हुआ था, तब ये कहा गया था, उस बात को मैं तो 10 वर्ष हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है उसके बाद, अब मुझे मालूम नहीं है। तो पर लोग कह देते हैं, मंच पर से भी कह देते हैं, और मैं चुप रह के उसको स्वीकार कर लेता हूँ। अब वो सत्य है कि झूठे में नहीं जानता। तो खैर ये मुझे रॉयल्टी मिलती थी। और मेरी जैसे दीक्षा, रामकथा का पहला खंड जब आया, छोटे प्रकाशक से श्री कृष्ण पराग प्रकाशन में खोला था, और पहले ही पुस्तक, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, 1975-76 में शुरू होगा, पहले खंड की रॉयल्टी 25,000 रुपए का चेक लेके हुआ जो मेरी दिनों के लिए बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ा था। और अभी कोई, अब तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी 100 किताबें हैं, आखिर उनकी मूल्य पर ही तो रॉयल्टी मिलेगी। तो उस हिसाब से वो काफी था। और ये लगा कि मैं नौकरी छोड़ के भी, मुझे लोगों ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र तक ने मेरे घर आकर के यहाँ कहा कि 2 वर्ष में पछताओगे। मूल चीज वही है कि आर्थिक दृष्टि से तुमको कठिनाई होगी, वो मुझे नहीं हुई। और बल्कि मुझे लगा कि मैं उसके बाद से संपन्न से संपन्नतर ही होता रहा हूँ, मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। इसलिए अब ये समझिए, जो मैंने कहा कि कॉलेज से ठेला गया और लेखन की ओर से आकृष्ट किया गया, तो अब मेरा मन इसी में रमता था। अब ये है कि जब से नौकरी छोड़ी, ये हुआ कि कहीं नहीं जाना है, सुबह उठे, तैयार हुए, नाश्ता किया, बहुत अच्छा। सर, हिंदी के रचनाकारों के लिए बहुत बड़ा एक मिसाल है कि आप स्वतंत्र लेखन करके इस हद तक हैं और कभी आर्थिक कठिनाई नहीं हुई। एक चीज़ सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे और आपके पाठक भी, अध्यात्म की ओर रुझान आपका कैसे इस रूप में हुआ कि उपन्यासों में पौराणिक कथाओं को लेकर के लोकप्रिय चेतना तो उस रूप में नहीं, बल्कि मिथकों को कुछ लेकर के उसको स्वरूप देना और नए संदर्भों में उसका सृजन करना, ये बोल सकते हैं। चाय कॉफी चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कुछ ले सकता हूँ, चीनी केवल नहीं लूँगा, बाकी चीनी उसको कह देता हूँ मैं। ऑफ कर दूँ सर? तो ये जो मतलब इसमें 3-4 शब्द हैं, कुछ लोग उसको मिथकीय कहते हैं, कुछ पौराणिक कहते हैं, कुछ धार्मिक कहते हैं, कुछ आध्यात्मिक कहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मेरा अपना व्यक्तित्व, ठीक है, मानसिक संसार आपका जो होता है आपको स्वयं नहीं मालूम होता है, क्रमशः वो खुलता है। तो जब ये मैंने सबसे पहले रामकथा लिखी, मेरी रुचि तो इन कथाओं की ओर पहले से थी, तो मैं पढ़ा था मैंने, और कहीं रेफरेंस भी देता था। मुझे याद है कि मेरी एक कहानी में मैंने दूसरे प्रकार का निषेध, उसमें पत्नी की रोष को मैंने सती और महादेव के उससे तुलना की कि जब वो कह रही है कि मैं मायके जाऊंगी और उसके महादेव कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए तुमको, बाकी तुम्हारी मर्जी। वो मैंने दिया था उसमें। और उस समय मेरा बड़े परम मित्र थे मनोहर चौहान दिल्ली में थे,
तो वो पत्रिका के संपादक भी कहना का ये क्या पौराणिक चीज़ें शिव पार्वती डर गई उसे कट। ठीक है भाई, वो मुझसे ज़्यादा अनुभवी थे, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे तब ये नहीं मालूम था कि मेरा मन इन चीज़ों में बहुत रस लेता है और उनमें मग्न होकर के आनंद पाता है। जब मैंने दीक्षा लिखी है तो वो ना धार्मिक है, ना आध्यात्मिक है, ना उस तरह की कोई चीज़ है। 1971 में जब युद्ध हुआ बांग्लादेश का और उसमें ये सूचना आई कि बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों को सामूहिक रूप से उनको मारने के षड्यंत्र किए गए हैं, मारे भी गए, तो पहली बार मुझे मेरे साथ, मैं ये कहता हूँ पता नहीं प्रकृति ने मेरा मस्तिष्क कैसा बनाया है कि मैं पुराण पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे समाचार पत्र दिखाई देते हैं और समाचार पत्रों में मुझे पुराण दिखाई देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग अलग हैं। तो जब 1971 में एक जिसको हम कहते हैं कि बुद्धिजीवियों को मारा गया, तो मेरे मन में ये बात आई कि राक्षस ऋषि को क्यों खाता था। ऋषि बुद्धिजीवी और राक्षस तो हर युग का राक्षस है, कोई सिंह दांत वाला राक्षस नहीं है, जिसकी प्रवृत्ति वो है, राक्षसी प्रवृत्ति है। तो जब यहाँ क्यों मार रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बौद्धिक नेतृत्व मिले बांग्लादेश को। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बुद्धिजीवी जहाँ भी होगा सबसे पहले आतंकी या शत्रु का जो आक्रमण है वो बुद्धिजीवी पर होगा। तो राक्षसों ने ऋषियों को इसीलिए खाया और कोई कारण नहीं था उसका, तो कथा जुड़ गई। उसी तरह से अगर उस समय दो महाशक्तियां रावण और इंद्र थी, हमारे रूस और अमेरिका थी, और सोने की लंका मतलब अमेरिका जहाँ बहुत धन है। तो ऐसी बहुत सारी समानताएं मुझे दिखाई दी और मुझे लगा कि ये तो कोई पुरानी कहानी नहीं, मेरे आसपास की कहानी है, आज के जीवन की कहानी है। ठीक है कि राजा नहीं है, शासक है, तो शासकों के मंत्रियों के बेटे वही सब अत्याचार करते हैं जो उस समय संयोग से उस समय बिहार में बक्सर के पास ही, बक्सर जहाँ इनका विश्वामित्र का आश्रम था, सिद्धाश्रम, उसके पास ही घटनाएं हुई जहाँ की बड़े धनी और शक्तिशाली कहिए अपनी तरफ से दबंग ये जमींदारों के बेटे और दूसरे, उन लोगों ने केवटों के गांव में जाकर के शराब पी करके गए और वहाँ दंगा फसाद जो करना शुरू किया और कहा कि अपनी बहु बेटियां हमारे हवाले करें। जब विरोध किया, बोले कि ये है किस लिए, हमारे सुख के लिए, आनंद के लिए तो है। जब विरोध किया गया तो इन्होंने उनको बाकायदा बांध करके लोहे की सलाखों से उनके शरीर डाल दिए और हालत ये हुई कि कोई किसी डॉक्टर ने उनका इलाज नहीं किया, इनके भय के मारे, और किसी पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी थी। ये उसी क्षेत्र में हो रहा था। अच्छा। तो आज हो रहा था तो तब क्या हुआ होगा। बिल्कुल, जो कि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी जो कहते हैं वो नहीं था, वो नहीं थी। अखबार और एक तरफ जनक का साम्राज्य है, एक तरफ दशरथ का साम्राज्य, बीच में विश्वामित्र है और उनके आश्रम के साथ ये जो ताड़का वन है ये उग आया। वहाँ मलद और करुष दो राज्य थे जिनको नष्ट कर दिया गया राक्षसों के द्वारा, और वहाँ जंगल हो गया। राक्षसों के लिए बहुत, आतंकवादियों के लिए, जो भी कहिए, माओवादी कहिए, कोई नक्सलवादी कहिए, उनके लिए सुविधाजनक है जंगल, वन वहाँ पर उगाया। तो वहाँ पर ये सब कुछ हुआ। तो ये सारी चीजें मुझे वर्तमान से उसको मिलाने के लिए, और ये मैंने लिया अपने उसमें। आप देखेंगे कि दीक्षा में बाकायदा जो केवट हैं उनके परिवार हैं, विश्वामित्र ने उनकी रक्षा का उनको वचन दिया और राम ने रक्षा की। उस समय जो ये था कि भाई सेनापति का बेटा करता है उस तरह का दुष्ट व्यवहार, तो सेनापति उसको बचाने के लिए आता है और राम उसको मृत्यु दंड देते हैं। अपने ही सेनापति को, लक्ष्मण को कहते हैं। तो ये जो न्याय मेरे मन में था कि ये होना चाहिए, बड़े बाप का बेटा है तो क्या हुआ, जो चाहेगा करेगा, शासन के अधीन हो, शासन जो नियम है, नियम है, कानून है। और शासन का मतलब क्षत्रिय राजा के लिए कहा गया शास्त्र में
पहला धर्म है उसका दुष्ट दलन, तो दुष्टों का दलन तो होना चाहिए, और वो आज नहीं हो रहा है, इसीलिए देश में हमारी गड़बड़ हो रही है। उस समय ये होना चाहिए। इसलिए कुछ चीजें थी, कुछ मैंने अपनी सृजनात्मक कल्पना से उसमें डाल दी। तर्क उनके यही हैं कि भाई ऐसा संभव था तो ऐसा भी संभव था, तो उस रूप में वो चीजें मतलब पौराणिक संदर्भों को आपने आज के देश काल के सापेक्ष बनाकर प्रस्तुत किया। मैंने ऐसा किया ये मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ मेरे मन में उसने रूप वही, आकार वही लिया कि मुझे जो मैंने आपसे कहा कि समाचार पत्रों में मुझे अपने पुराणों की कथाएं बगैर समानांतर समकक्ष बिंब प्रतिबिंब भाव से वो दिखाई देती थी। जब वो दिखाई देती थी तो मैंने लिखा। सर, ये तोरो खारा तोरो विवेकानंद पर कहा जाता है कि विश्व की किसी भी भाषा में जीवन परक उपन्यास जो लिखे गए हैं उसमें सबसे विशिष्ट है। तो विवेकानंद के व्यक्तित्व भी वैसा रहा, उसको आप चुनते हैं। आप धीरोदात्त और विशिष्ट जो कहते हैं पहले महाकाव्य के लिए था, उस तरह के नायकों को आप चुनते हैं, उस पर लिखा आपने, और लेखन की आपकी शिल्प है, उसके वजह से वो बहुत प्रचलित हुई और देश में और कई भाषाओं में, अन्य भाषाओं से भी उत्कृष्ट हुई। मैं ये केवल जानना चाहता था कि आगे फिर इस तरह के विवेकानंद का चरित्र जिस रूप में आपने लिखा है, उस तरह की रचनाओं का लिखने की क्या कुछ योजनाएं हैं आपके मन में? देखिए, सीधी बात ये है कि मैं आगे की बात सोचना नहीं चाहता, क्योंकि मन जो होता है ना ये बड़ा पाजी है, ये फिर आगे की बुनने लगता है। तो जो वर्तमान लेखन है वो रुक जाता है और नई योजना में उलझ जाता है। इसलिए मैं आगे की बात सोचना नहीं चाहता और योजनाएं बनाता नहीं। फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग में चल तो नहीं आता रहता है और वो काम होता रहता है। तो जो मेरे मन में एक आकांक्षा बहुत दिनों से थी, जो बड़ी विकट आकांक्षा है, ये आपको ये पहली बार मैं इसको उद्घाटित कर रहा हूँ। विकट आकांक्षा का अर्थ ये है, ये वाला नहीं है, यहाँ से एक मिनट कर रहा हूँ। इसमें मेरा कप कौन सा है? आपका इधर वाला है। इधर वाला है। देखिए, इसमें चीनी अलग है और ये शुगर फ्री अलग है। आपको जो लेना हो और जितना आपके लिए कुछ नहीं, वैसे ही बिना चीनी का लगे। आपके लिए चम्मच मैंने लगा लीजिए। बातचीत हम करते रह सकते थे कि भगवत गीता उपन्यास के रूप में आई, उसमें कथा नहीं है, है ना? दर्शन है, केवल चर्चा है, संवाद है, नाटक बन सकता उसका। लेकिन उपन्यास बनाने की जो लक्ष्य मेरा होता है कि एक सामान्य आदमी सामान्य रूप में उसको पढ़ सके। मैंने अभिज्ञान लिखा था तो उसमें कर्म सिद्धांत को बिल्कुल इस तरह से कि कोई भी सामान्य आदमी इसको अपनी शब्दों में समझ जाए। ये काम बड़ा करने जितना मैं सोचता हूँ मुझे समझ में आता है कि बहुत विकट काम है ये, उसको उपन्यास के रूप में बना। पात्र कहाँ से लाएंगे? जब वो दो पात्र बात कर रहे हैं, आप कहाँ से लाएंगे? या घटनाएं कहाँ से लाएंगे? या वो शब्दावली जो उन सारे भावों को आपके, तो कम से कम लगे तो सही कि गीता जी है, आज की भाषा में उसको यूं इधर उधर कर दी। तो ये सारी कठिनाइयाँ होते हुए भी मेरे मन में वो है और मैं थोड़ा सा प्रयत्नशील भी हूँ उस तरफ। ये आप देखेंगे कि यहाँ भी गीता पढ़ी जी, वही मैं आया तो देखा। उसका कारण ये है कि शाम को रात के भोजन के बाद हम लोग, हमारे दोनों पोते और मेरे बेटा बहू और मैं, हम लोग बैठ के यहाँ गीता 5 श्लोक करते हैं। अब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, मुझे मालूम है, लेकिन संस्कार देने के हिसाब से होता है, वो बैठ के सुनते हैं, उससे रिलाते हैं। बीच बीच में अपने जो प्रश्न उनके हैं, बचकाने प्रश्न भी हो सकते हैं। अच्छा, उन प्रश्नों से मुझे ये लाभ है कि क्या पूछा जा सकता है, संवाद बन रहा है, संवाद बन रहा है, इस तरह से पूछा जाए।
तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें मेरी समझ में ये भी है कि मैं इनको तो समझा रहा हूँ पर मेरी कुछ समझ में नहीं आया। कर्म संन्यास और कर्म योग का अंतर क्या है? जी जी जी। हम अपनी वो जिसको कहते हैं ना वाग्मिता में दूसरों को समझा सकते हैं जी। पर खुद मैं उसको समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ। तो इस दृष्टि से मेरा मन उसमें अटका हुआ है और थोड़ा बहुत मैंने काम किया है। अब आगे देखिए, हरी इच्छा बहुत बड़ी बात है सर। हरी इच्छा ईश्वर के इससे निश्चित रूप से बन गया तो बहुत और अच्छा। बहुत बड़ी चीज होगी एक हिंदी के लिए, बहुत बड़ी ये मैं भी प्राप्ति हो मानता हूँ जाएगी। कि वो सर आपके पहले भी पौराणिक कथाओं को लेकर के लोगों ने उपन्यास लिखा है। गुजराती में मलिक लाल मुंशी जी का नाम है। तो आप क्या उनसे प्रभावित भी हुए हैं या फिर या कितना मैं शामिल है प्रभावित है उसमें? हुआ हूँ ऐसा नहीं कहूँगा, पर मैं ये कहूँगा मैंने बड़ी रुचि से, बड़ी मन लगा के, बड़ी लगन से उनको पढ़ा। जी। और तब पढ़ा जब लिखने के मेरा कोई विचार नहीं था, मतलब अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो तब मैंने उनको पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन को भाता है वो सब कुछ। लेकिन अब जब मैं वसुदेव लिख रहा था, उपन्यास आपने देखा कि जी। पता नहीं, तो वसुदेव लिखते हुए मुझे मेरे मन में आया कि मैं कृष्णावतार दोबारा पढ़ूं। देखो, तो अब जब मेरा मन परिपक्व हो गया, मैंने उन पर बहुत विचार कर लिया, तो मुझे उसमें बहुत सारी चीजें बहुत कच्ची लगी। जी। उस समय नहीं लगी थी। जी जी। इसमें बहुत कच्ची लगी और लगा कि ये तो उनको ये सोचना चाहिए था, वो सोचना चाहिए था। तो पढ़ा तो मैंने वो भी है, पर ये चाहे मेरा भगवान ने मुझे बनाया ऐसा कि चाहे अहंकारी मन है मेरा या क्या है कि मैं उसमें भी दोष खोजता हूँ। हम कोई कहे कि भाई मुंशी में दोष, मतलब है एक मतलब जब वसुदेव और देवकी को बंदी बनाया हुआ है, तो कैसे बंदी बनाया हो कि घर में वो बंदी है और एक उनके पास धाय सी आती है, वो उनका ध्यान रखती है और वो चली भी जाती है गांव। नीचे एक सिपाही है, वो अपने घर चला गया तो वो तो स्वतंत्र हो गए। तो ऐसा पहरा कंस का पहरा नहीं हो सकता, नहीं हो जी। सकता। इसलिए ऐसे मतलब एक उदाहरण मैंने ये दिया। और जिस कंस को मृत्यु अपने ऊपर था कि भाई मृत्यु मंडरा रहा है इसके संतान के बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी चीजें, वैसे ही शिवाजी सावंत का जो है मृत्युंजय, वो बहुत लोकप्रिय है, बहुत बिका है हिंदी में। हिंदी वालों ने उसको मराठी वालों से ज्यादा रॉयल्टी दी है। पर मैं शुरू में जब पहली बार पढ़ा तो लगा कि जादू है उसकी भाषा में, काव्य है, बिल्कुल बहा के ले जाएगा। लेकिन जब आप तर्क की दृष्टि से सोचने लगते हैं तो मेरी भाषा तो अपनी जगह, तर्क की दृष्टि से बहुत गड़बड़ है। कि एक उदाहरण केवल कि अगर एक व्यक्ति द्रौपदी को किसी भी कारण से, कर्ण ये कहता है कि इसको निर्वस्त्र कर दो, ये वेश्या है, उस कर्ण को आप महान सिद्ध कर रहे हैं, इसको मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता कि वो आदमी महान हो सकता है जो इस सीमा तक एक स्त्री का अपमान मन कैसे स्वीकार कर सकता? बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा। तो ऐसी ही चीजें उन उपन्यासों में मैंने पाई, जो मेरे हाथ लगा मैंने पढ़ लिया। मैं कोई रिसर्च नहीं की। अब दुर्गा भागवत की जो है कि भाई महाभारत के चरित्रों पर है, वो पढ़ लिया। या और एक क्या मराठी ही महिला है, महाराष्ट्रियन, नाम अभी नहीं भूल रहा हूँ, उन्होंने इस पर लिखा महाभारत पर और उनको पुरस्कार भी मिला साहित्य अकादमी का। पर अगर वो लिखती हैं कि धर्मराज विदुर का बेटा है तो मैं स्वीकार नहीं करता। विदुर कहाँ था, धर्मराज के जन्म के समय कुंती कहाँ थी, और वो कह रहे हैं कि ये वो विदुर का बेटा था, क्योंकि दोनों धर्म की तरफ उनको। तो ऐसे जितने भी धर्म की ओर प्रवृत्त लोग होंगे सब विदुर के बेटे हो जाएंगे। ये मैं मानता हूँ ये तर्क नहीं है, ये आपके मन की। और एक ये भी चीज हमारे इस 60 स्वतंत्रता के 60 वर्षों में जो परिवेश हमारे यहाँ बनाया गया साहित्य और चिंतन का, कि जो हमारी परंपरा को जितना काटेगा उतना महान इंटेलेक्चुअल। हाँ, ये एक चीज बना ली थी। तो इसलिए लोगों ने ये बहुत किया कि उनके दोष निकालो, उनको काटो।